प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जापान के पूर्व पीएम शिंजो आबे के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए टोक्यो पहुंचे हैं। आला शाका में पीएम का अभिवादन हुआ। विदेश सचिव विनय कवात्रा ने बताया कि इस यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री बुडोकान में राजकीय अंतिम संस्कार समारोह में शामिल होंगे। पीएम मोदी की जापान यात्रा कुल 12 से 16 घंटे की है, तो जापान दौरे पर हैं पीएम मोदी। साथ ही आपको बता दें कि पीएम बुडोकान पहुंचेंगे और जहां पर वो शिंजो आबे के फ्यूनरल में शामिल होंगे। तो साथ ही साथ आपको ये भी जानकारी दे दें कि पीएम की यात्रा कुल 16 घंटे की होगी। तो याला शाका में पीएम का अभिवादन भी हुआ है। पीएम मोदी का आला शाका में अभिवादन किया गया और जिसके बाद सुबह 10:30 बजे शिंजो आबे के अंतिम संस्कार में पीएम शामिल होंगे। साथ ही आपको बता दें कि पीएम की यात्रा 16 से 18 घंटे की होगी। तो अब वहीं आपको ये भी जानकारी दे दें कि पीएम 16 से 18 घंटे इस यात्रा पर रहेंगे, जहां पर वो पूर्व पीएम जापान के पूर्व पीएम शिंजो आबे के अंतिम संस्कार में शामिल होंगे। पूरे राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। तो पीएम मोदी जापान पहुंचे हैं, जहां जापान के आला शाका में उनका अभिवादन किया है। तो ये तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। वहीं शिंजो आबे के फ्यूनरल में शामिल होंगे पीएम मोदी। तो आला शाका में पीएम का अभिवादन भी हुआ है। ये तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला की अध्यक्षता में हुडा कन्वेंशन हॉल में 15 शिकायतों पर सुनवाई की गई। 15 शिकायतों में से 7 शिकायतों का मौके पर ही समाधान किया गया। वहीं 2 शिकायतों के लिए पुलिस के अधिकारियों को जांच आदेश दिए गए और 4 शिकायतों पर विभागीय अधिकारियों की कमेटियों का गठन किया गया। ये कमेटी आगामी बैठक में अपनी रिपोर्ट देंगी। जिला लोक संपर्क एवं परिवार समिति की बैठक में एनआईटी के विधायक नीरज शर्मा की शिकायत पर डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने डीसी व नगर निगम के कमिश्नर को मामले की जांच कर उस सड़क को दोबारा बनाने का आश्वासन दिया है। तो फरीदाबाद से खबर आपको बता रहे, जहां पर डिप्टी सीएम ने समस्याएं सुनी, तो साथ ही साथ अधिकारियों को निर्देश भी दिए। तो कमेटी गठन का भी आदेश दिया गया। टोटल आज 15 हमारे मुद्दे ग्रीवेंस में लगे हुए थे, 2 एडिशनल लिए और 15 में से 7 आज हमारे डिस्पोज ऑफ हुए। 3 पे आज कमेटियां बनाएगी और 5 के लिए आगे डायरेक्शन दी गई नेक्स्ट ग्रीवेंस तक उसको रिड्रेस किया जाए। 2 जो एडिशनल आए हैं उनके ऊपर भी कमेटी कॉन्स्टिट्यूट करके अधिकारियों की छोड़ दिया गया है कि नेक्स्ट ग्रीवेंस को वो भी रिपोर्ट आपकी सिविल लाइन रह नहीं सकते। बस हमें अब इंतजार ये है कि वहां कोई बिल्डिंग गिरे। रुक करते हैं बड़ी खबर का। दिल्ली से बड़ी खबर। केंद्रीय चुनाव समिति की दिल्ली में अहम बैठक 11 बजे 10 जनपद पर होगी बैठक में सोनिया गांधी सहित तमाम बड़े नेता रहेंगे मौजूद। हिमाचल टिकट आवंटन को लेकर इस बैठक में चर्चा की जाएगी। साथ ही आपको बता दें कि हिमाचल कांग्रेस अध्यक्ष नेता विपक्ष मुकेश अग्निहोत्री भी बैठक में मौजूद होंगे। तो साथ ही कैंपेन कमेटी के चेयरमैन सुखविंदर सिंह सुक्खू भी मौजूद रहेंगे। पहले चरण की बैठक में 45 से 47 सीटों पर चर्चा हो सकती है। ये बड़ी खबर दिल्ली से। तो बैठक में हिमाचल टिकट आवंटन पर होगी चर्चा। कैंपेन कमेटी के अध्यक्ष भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। दिल्ली से यह बड़ी और अहम जानकारी। केंद्रीय चुनाव समिति की होगी बैठक। 11 बजे 10 जनपद पर बैठक का आयोजन किया जाएगा। बैठक में सोनिया गांधी सहित तमाम बड़े नेता मौजूद रहेंगे। तो वहीं आपको बता दें कि हिमाचल टिकट आवंटन को लेकर इस बैठक में चर्चा की जाएगी। ये बड़ी और अहम जानकारी दिल्ली से। 11 बजे 10 जनपद पर होगी बैठक और बैठक में सोनिया गांधी सहित तमाम बड़े नेता मौजूद रहेंगे। हिमाचल टिकट आवंटन को लेकर इस बैठक में चर्चा की जाएगी।
मोहाली में एक ट्रैवलर गाड़ी डिवाइडर से टकराकर पलट गई। इस हादसे में ड्राइवर गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं हादसे की सूचना पर पहुंची पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। तो एक खबर आपको बता रहे हैं मोहाली से। ये तस्वीरें भी आप देख सकते हैं घटनास्थल की, जहां डिवाइडर से टकराने के बाद गाड़ी पलट गई। तो वहीं इलाज के लिए चालक को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं आपको बता दें कि चालक की हालत गंभीर बताई जा रही है और पुलिस अब इस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। तो मोहाली की एक खबर आपको बता रहे हैं, जहां सड़क हादसे में ड्राइवर गंभीर रूप से घायल हुआ है। दिल्ली से बड़ी खबर आ रही है। बीजेपी दफ्तर में आज अहम बैठक, पार्टी के नए प्रदेश प्रभारी होंगे शामिल। सुबह 10 बजे बीजेपी ऑफिस में बुलाई गई बैठक। बीजेपी ऑफिस में शाम 7 बजे एक और बैठक होगी, जहां जेपी नड्डा और बीजेपी महासचिवों की बैठक होने जा रही है। तो ये बड़ी और अहम जानकारी आपको दिल्ली से बता दें, जहां आज बीजेपी ऑफिस में अहम बैठक होने वाली है। तो वहीं आपको बता दें कि बीजेपी दफ्तर में आज अहम बैठक होगी। वहीं पार्टी के नए प्रदेश प्रभारी बैठक में शामिल होंगे। तो सुबह 10 बजे के बाद बीजेपी ऑफिस में बैठक बुलाई गई है, जो बीजेपी ऑफिस में शाम 7 बजे एक और अहम बैठक होगी। वहीं जेपी नड्डा और महासचिवों की बैठक होने जा रही है, जिसमें कई अहम मुद्दों पर बातचीत की जा सकती है। खासतौर पर प्रदेशों में होने वाले आगामी चुनाव को लेकर के भी ये बैठक अहम मानी जा रही है। ग्रीवेंस कमेटी की बैठक लेने पहुंचे डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला के सामने उस वक्त जुबानी जंग देखने को मिली, जब कांग्रेसी विधायक नीरज शर्मा ने अपने विधानसभा में सीवर और सड़क का मुद्दा उठा दिया, जिस पर डिप्टी सीएम ने नीरज शर्मा की पीठ थपथपाई। लेकिन इसी बीच बीजेपी विधायक नरेंद्र गुप्ता ने एतराज जताते हुए फरीदाबाद में दर्जनों समस्याएं बतानी शुरू कर दी। तो वहीं विधायक नरेंद्र गुप्ता का तर्क था कि ग्रीवेंस कमेटी जनता के लिए है, इसमें विधायकों को अपनी समस्या नहीं रखनी चाहिए। आपको बता दें कि डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला एक तरफ जहां सभी विधायकों से ग्रीवेंस कमेटी की बैठक में एक एक शिकायत हर बार रखने के लिए कह रहे थे, तो वहीं नरेंद्र गुप्ता ने कहा कि ये मंच विधायकों की शिकायत का नहीं है। विधायक और अधिकारियों की एक साथ बैठक करके भी मसलों को निपटाया जा सकता है। फरीदाबाद में ग्रीवेंस कमेटी की बैठक हुई। वहीं डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने इस बैठक की अध्यक्षता की, जहां पर आपको बता दें कि विधायक नीरज शर्मा ने भी अपनी समस्याएं रखी। देखिए, मैंने खुद फरीदाबाद की एक क्षेत्र विशेष की समस्या के लिए बात थी। मेरा अपना मानना है कि ग्रीवेंसेज कमेटी जो बनाई जाती है वो आम पब्लिक की लिए बनाई गई है, जो उनके बार बार कहने के बाद भी अधिकारी काम नहीं करते और वो दुखी होते हैं, तो उसके लिए वो मंच बनाया गया है। मैंने अपना बात रखी थी कि डेवलपमेंट से जनरल समस्याओं के लिए अगर इस मंच का उपयोग किया जाएगा तो बाकी जो हमारे आम पब्लिक फरीदाबाद पूरे जिले की पब्लिक है उसको समय नहीं मिलेगा और वो मुद्दे जो वो बहुत समय से परेशान रहते हैं वो नहीं सामने आ पाएंगे। डिप्टी सीएम साहब आते हैं, ग्रीवेंस कमेटी में अच्छे फैसले करते हैं, जो कई सालों के मुद्दे लटके हुए थे उन्होंने सोल्व भी करे हैं। जो काम अच्छा करे उसकी अच्छाई भी कहनी चाहिए। ऐसे ही मेरी विधानसभा के 3 बड़े जंग पॉइंट थे। बाल कल्याण पॉकेट जो बड़ा मशहूर भी हुआ था, हमारी बेटी ने ट्वीट किया, मुख्यमंत्री जी ने ट्वीट का संज्ञान लिया, उसकी शादी के लिए टेम्परेरी सीवरेज की सफाई कर दी। अब डेली तो बेटियों की शादी होगी नहीं और ना ये संभव है कि शादी पे ही सीवरेज साफ होगा। आपको लिबर्टी देता हूँ, 3 और एमएलए जी, आप भी हर ग्रीवेंस में एक समस्या का डिस्पोज ऑफ हो जाए तो दूसरी दे देना। चलाने के लिए ओएनएम नहीं है, बिजली को ठीक करने के लिए ओएनएम नहीं है। आगे बैठ जाऊंगा और सबको सरकार में बराबर है। रुक कर लेते हैं बड़ी खबर की ओर। बड़ी खबर पंचकुला से आज सीएम मनोहर लाल पंचकुला पहुंचे, तो वहीं सीएम ने चंडी मां के दर्शन भी किए। ये बड़ी और अहम जानकारी। पंचकुला पहुंचे सीएम मनोहर लाल, माता के किए दर्शन,
श्री चंडी माता की पूजा अर्चना की, तो वहीं विधानसभा अध्यक्ष भी उनके साथ में मौजूद हैं। ये बड़ी और अहम खबर आपको बता रहे हैं पंचकुला से। पंचकुला पहुंचे सीएम मनोहर लाल। पंचकुला में सीएम ने मां चंडी की पूजा अर्चना की, उनके दर्शन किए और साथ ही साथ इस मौके पर उनके साथ विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता भी मौजूद रहे। रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। मेरे जैसा कोई दूसरा चुलबुलापन जिसकी हर बात में भूल जाए, जिंदगी में रंग भर दे। मेरी जैसी मेरी अपनी पता का चाय, गजब का स्वाद। एक स्वस्थ समाज का निर्माण होता है स्वस्थ परिवार से, और परिवार को स्वस्थ रखने की जिम्मेदारी होती है माताओं की। इसके लिए माताओं का स्वस्थ रहना बेहद जरूरी है। इसी उद्देश्य से प्रदेश की महिलाओं के स्वास्थ्य की देखभाल का बीड़ा उठाया है उत्तराखंड सरकार ने। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अगुवाई में महिलाओं की सेहत का ध्यान रखने के लिए कई तरह की योजनाओं और कार्यक्रमों का संचालन किया जा रहा है। ऐसी ही एक योजना है महालक्ष्मी योजना, जिसके तहत आंगनबाड़ी केंद्रों में पंजीकृत गर्भवती महिलाओं को प्रसव के बाद उनके और नवजात शिशु के लिए 2 महालक्ष्मी वितरित किए जाते हैं। प्रदेश की गर्भवती महिलाओं और नवजात शिशुओं की माताओं को पोषण युक्त आहार मुहैया कराने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री महिला पोषण योजना चलाई जा रही है, ताकि माताओं की सेहत रहे तंदुरुस्त। इसके अलावा केंद्र सरकार के प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के अंतर्गत लाभार्थी महिलाओं को योजना का लाभ दिया जा रहा है। इसके लिए सीधे उनके खाते में लगभग 2.5 करोड़ रुपए की धनराशि डीबीटी के माध्यम से ट्रांसफर की जा रही है। मुख्यमंत्री आंचल अमृत योजना और मुख्यमंत्री बाल पोषण योजना के माध्यम से आंगनबाड़ी केंद्रों में लाखों बच्चों को पौष्टिक भोजन, दूध, फल और अंडे का आहार देकर माताओं के साथ उनके बच्चों के स्वास्थ्य की भी देखभाल की जा रही है। माताओं की अच्छी सेहत के लिए पौष्टिक आहार, मातृशक्ति का मान बढ़ा रही उत्तराखंड सरकार। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है, समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल बोलो। के बाद स्वागत है आपका। रुक कर लेते हैं खबरों की ओर। प्रदेश के गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने राजस्थान के सीएम को लेकर चल रही उठापटक पर बयान दिया। उन्होंने कहा कि जो अशोक गहलोत राजस्थान को नहीं संभाल सके, कांग्रेस पार्टी उसको देश संभालने की जिम्मेदारी देना चाहती है। विज ने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि तोड़ना कांग्रेस के डीएनए में है। वहीं तीसरा मोर्चा बनाने पर विज ने कहा कि सभी बूझे हुए भी हैं। साथ ही चंडीगढ़ एयरपोर्ट का नाम शहीद भगत सिंह के नाम पर रखने पर कहा कि ये बहुत ही सम्मान है। तो अम्बाला से एक खबर आपको बता रहे हैं, जहां गृह मंत्री अनिल विज ने कांग्रेस पर वार करते हुए अशोक गहलोत की चल रही उठापटक पर निशाना साधा है। वहीं उन्होंने कहा कि जो कांग्रेस तो अशोक गहलोत अपने प्रदेश राजस्थान को नहीं संभाल सकता, उसको कांग्रेस पार्टी देश संभालने की जिम्मेवारी देना चाहती है। वैसे तो ये उनका आंतरिक मामला है, लेकिन जो पब्लिक डोमेन में चल रहा है उसको देखते हुए तो लगता है कि कांग्रेस में डेमोक्रेसी नहीं है। कर्नाटक में तो नहीं, राजस्थान में। खबर चंडीगढ़ से है, जहां बिजली मंत्री रणजीत चौटाला ने इंडियन नेशनल लोकदल की रैली पर कटाक्ष किया है। रणजीत चौटाला ने रैली को लेकर कहा कि तीसरा मोर्चा कहीं पर नहीं है, पूरा देश मोदी को मान रहा है। बीजेपी सरकार हरियाणा में विकास कार्य कर रही है। बता दें कि रैली विपक्षी नेता की नींव रखी गई थी।
चौधरी देवीलाल की जयंती पर हरियाणा के फतेहाबाद में 25 सितंबर को होने वाली रैली के जरिए चौधरी ओम प्रकाश चौटाला बीजेपी विरोधी दलों को एक मंच पर लाने की कोशिश कर रहे हैं। इसकी सफलता समय तय करेगा। ये मंच विपक्षी एकता की जगह तीसरे मोर्चे के गठन की कवायद कर रहा है। रोहतक पहुंचे नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा ने विरोधियों पर जमकर निशाना साधे। आपको बता दें कि हुड्डा ने ओपी चौटाला के थर्ड फ्रंट पर वार करते हुए कहा कि वो एक महीने से थर्ड फ्रंट का राग अलाप रहे थे। जिन नेताओं को उन्होंने मंच पर बुलाया था उन्होंने ही उनके राग की हवा निकाल दी। मंच पर मौजूद नेताओं ने कहा कि बिना कांग्रेस के कोई फ्रंट नहीं बन सकता। हुड्डा ने कहा कि ओपी चौटाला सिर्फ अपनी खोई हुई राजनीतिक जमीन तलाशने की कोशिश में जुटे हैं। तो वहीं सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि जो लोग भानुमति के कुनबे की बात करते हैं उन्होंने भी कुनबा जोड़कर ही सरकार बनाई है। पिछले एक महीने से थर्ड फ्रंट उसकी तो हवा निकाल गए। वो कोई कांग्रेस के बगैर कोई फ्रंट नहीं बनेगा। नहीं, आपको लगता है कि तीसरे मोर्चे की जरूरत है? मैं बताऊं तीसरा मोर्चा क्या, जब जिनको बुलाया था उन्होंने कह दिया बगैर कांग्रेस के कोई फ्रंट नहीं बनेगा। तीसरा मोर्चा किसको कह रहे हैं? ये तीसरा मोर्चा है जो बीजेपी और कांग्रेस के अलावा, वो तो जो बुलाए थे वो निकाल के खूब। झज्जर से कांग्रेस विधायक गीता भुक्कल ने बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ पर बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि ओपी धनखड़ के संरक्षण में भ्रष्टाचार फैल रहा है। अधिकारी और नेता कार्य करवाने की बजाय मिलकर अपना हिस्सा बांटने में लगे हैं। ये खबर आपको झज्जर से बता दें, जहां झज्जर से विधायक गीता भुक्कल ने प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि धनखड़ के संरक्षण में भ्रष्टाचार फैल रहा है। अधिकारी और नेता अपना हिस्सा बांटने में लगे हैं। भ्रष्टाचार पूरी तरह से डिस्ट्रिक्ट बैंक की मीटिंग हुई, इसमें पैसा एलोकेट हुआ। सारे के सारे अफसर और बीजेपी के नेता मिलकर अपनी हिस्सा की सेटिंग कर रहे हैं, किसको कितना हिस्सा मिल रहा है और उन पर कार्य नहीं चल रहे। मैं आपके चैनल्स के माध्यम से सभी को कहना चाहती हूं, यहां पर काम करने की बजाय भ्रष्टाचार पूरी तरह से यहां पर व्याप्त है। इस पर जोर से कंट्रोल होना चाहिए। हम लोग चुने हुए नुमाइंदे होने के नाते हमारी ये जिम्मेवारी बनती है, तमाम जो तरह का भ्रष्टाचार है उसको हम उजागर करें और ये सारा का सारा संरक्षण भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के छत्र छाया में भ्रष्टाचार यहां पर पूरी तरह से पनप रहा है। रोहतक में किसानों ने प्रदेश स्तरीय युवा सम्मेलन का आयोजन किया, जिसमें किसान नेता राकेश टिकैत ने भी शिरकत की। राकेश टिकैत ने एक बार फिर ऐलान कर दिया कि एमएसपी की मांगों को लेकर फिर से आंदोलन होगा। टिकैत ने कहा कि समय और स्थान जल्द ही तय किया जाएगा। टिकैत ने कहा कि जो आंदोलन किसानों ने दिल्ली के बॉर्डरों पर किया था, उससे किसानों को अपनी बातें सामने रखना आ गया है। टिकैत ने कहा कि सरकार ने एमएसपी को लेकर जो वादा किया था उसे पूरा नहीं किया। तो रोहतक से खबर आपको बता दें, जहां किसान नेता राकेश टिकैत का बयान सामने आया है। उन्होंने एमएसपी को लेकर फिर से आंदोलन करने की बात कही है। साथ ही साथ उन्होंने सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप भी लगाया है। दोबारा होगा, बिल्कुल आंदोलन दोबारा होगा। एक बड़ा आंदोलन की दोबारा फिर जरूरत है एमएसपी के सवाल पे, जो और फैसले सरकार ले रही है उसके सवाल पे। कब से कर रहे हैं? अभी कब होगा, कौन सी जगह होगा वो नहीं बता सकते, लेकिन पूरे देश में एमएसपी की चर्चा किसान के बीच में जरूर है।
बादली के लोगों को नगर पालिका चाहिए या ग्राम पंचायत, इसका फैसला यहां के लोग खुद ईवीएम का बटन दबाकर करेंगे। 1 अक्टूबर को ईवीएम के जरिए सरकार जनमत संग्रह करेगी। ईवीएम में ग्राम पंचायत और नगर पालिका के सामने का बटन दबाकर मतदाता अपनी राय देंगे। बादली, पासौर और एमपी माजरा गांव के 11 मतदान बूथों पर यह जनमत संग्रह किया जाएगा। जिले के डीसी शक्ति सिंह ने बताया कि इससे ये साफ हो जाएगा कि ग्रामीण बादली नगर पालिका के हक में है या फिर ग्राम पंचायत के। लोगों की समस्याओं को दूर करने के लिए ही ये कदम उठाया जा रहा है। जो भी नतीजे आएंगे उन्हें सरकार तक पहुंचाने का काम किया जाएगा। तो बादली से खबर आपको बताते जा 1 अक्टूबर को जनमत संग्रह होगा और जिससे ये तय किया जाएगा कि लोगों को नगर पालिका चाहिए या नहीं। हमने नगर पालिका लागू करने के लिए मांगी कि ये हमारी नगर पालिका हमेशा के लिए आगे भी रहे। तो इस बार क्या बोले मुख्यमंत्री जी? इस पर मुख्यमंत्री जी ने ये कहा कि हम जो है आपकी बात जायज है और इस पे विचार करेंगे और उसके बाद जो भी आपने यहाँ पे जो मांगा है भी टैक्स नहीं लगना चाहिए या भाई जो शेड्यूल पुराना बिजली का है टैक्स उस पर नहीं लगना चाहिए। जब हमारे गांव में नगर पालिका की सुविधाएं आए तब ये टैक्स लगे। माननीय मुख्यमंत्री जी ने सरकार ने आदेश दिए हैं कि हमें जनमत संग्रह वहाँ करवा लें, जिससे कि जो आम आदमी जो वहाँ के निवासी है, स्थानीय निवासी जो गांव पासौर है, एमपी माजरा है और बादली, तो उनकी राय जान लें और जो जनता की राय होगी उसके मुताबिक सरकार आगे निर्णय कर ले। तो उसी कड़ी में जो निर्देश है वो हमने दिए हैं कि आने वाले इस शनिवार को यानी कि 1 तारीख को ठीक है, तो 1 तारीख को हम जो एलिजिबल वोटर हैं इन 3 का, वो लोग अपनी अपनी राय व्यक्त करेंगे कि क्या वो नगर पालिका में रहना चाहते हैं या ग्राम पंचायत। इसको जो नगर पालिका रखे, ना कि इसको भंग करे, और हम इससे सहमत हैं और इसी मुद्दे पर मिले तो ये बैठे हैं धरने पे, इसको तोड़वाने की कोशिश कर रहे हैं। कितने लोग बैठे हैं? कितने लोग बैठे हुए? ये 2, 4, 5 बैठे हैं और गाँव से बुला लेते हैं। गाँव से 10 आदमी होंगे, 2, 4, 5 और से होंगे, तो एक माजरे से तो हो ही नहीं। आपका सबका सम्मान करता हूँ, आप सब मेरे शर्मा थे। बुलेटिन में फिलहाल भी बस इतना ही। आप बनी रहिए हमारे साथ। नमस्कार।